धातुएं और अधातुएं। उपस्थित तत्वों को हम धातुएं और अधातुओं में विभाजित कर सकते हैं। कुछ तत्वों के उदाहरण जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, गंधक, ग्रेफाइट इत्यादि। क्या ये सभी तत्व एक प्रकार के गुण दर्शाते हैं? नहीं, इनको हम अपने गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार से वर्गीकृत होते हैं, धातुएं और अधातुएं। तो धातुएं और अधातुएं निम्न प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे आघातवर्ध्यता, भंगुरता, चालकता, अवस्थाओं में परिवर्तन, तन्यता, ध्वनिकता, गलनांक तथा अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं हम बाद में देखेंगे, अभी हम इन गुणों के बारे में समझते हैं। जैसे आघातवर्ध्यता, किसी भी तत्व को पीटने पर वह जितना फैलता है या टूट कर गिरता नहीं है, पीटने पर वह पतला होता चला जाता है, इस गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं। उसी प्रकार अगर किसी तत्व को हम पीटें तो वह टूटकर बिखर जाए तो उसे भंगुरता कहते हैं। सामान्यतः धातुएं बहुत अधिक आघातवर्ध्य होती हैं, इसीलिए आपने देखा होगा लोहे की, सोने की, चांदी की इत्यादि धातुओं की बहुत लंबी लंबी या पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। परंतु जैसे कार्बन, ये सबको जब हम कार्बन, गंधक, इन सबको अगर हम किसी चीज़ से पीटें तो यह टूटकर टुकड़ों में बदल जाते हैं। ये होता है भंगुरता। चालकता, धातुएं सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, वहीं अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। अवस्था, सामान्यतः सभी धातुएं कठोर अवस्था में या ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, सिवाय पारा के, जो धातु होते हुए भी द्रवावस्था में पाया जाता है, परंतु कोई भी धातु गैसीय अवस्था में नहीं पाई जाती। उसी प्रकार जो अधातुएं होती हैं वो अधिकतर गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, परंतु पांच ऐसे अधातु हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन, फास्फोरस, गंधक, सिलेनियम और आयोडीन। वहीं एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन। तन्यता, किसी भी तत्व को खींचकर जितना लंबा तार बनाया जा सकता है, लंबा पतला तार बनाया जा सकता है, उसे उस तत्व की तन्यता कहते हैं। धातुएं बहुत अधिक तन्य होती हैं, इनके तार खींचे जा सकते हैं, परंतु अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। आजकल आधुनिक तकनीक का उपयोग कर हम कार्बन के भी तंतु बना सकते हैं, परंतु तन्यता का गुण अधिकतर धातुओं में पाया जाता है। तन्यता का गुण सबसे अधिक सोने में होता है। 10 ग्राम सोने को लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार में खींचे जा सकते हैं। ध्वनिकता, किसी भी तत्व को जब हम प्रहार करते हैं, तत्व पर प्रहार करते हैं तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये ध्वनि अधिकतर धातुओं से उत्पन्न होती है। तो धातुओं में प्रहार करने पर जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसे ध्वनिकता कहते हैं। साधारणतः अधातुओं में प्रहार करने पर उनसे ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। गलनांक, धातुओं का गलनांक अति उच्च होता है, वहीं अधातुओं का गलनांक बहुत ही कम होता है। अभिक्रियाएं, धातुएं जो हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके अपना ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है Mg+O2 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप जल से क्रिया कराएंगे तो यह क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाता है। उसी प्रकार अधातुओं को जब ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो वो भी ऑक्साइड बनाते हैं, परंतु इसे जब हम जल से क्रिया कराएंगे तो यह अम्लीयता दर्शाता है। जल के साथ अभिक्रिया, विभिन्न प्रकार के धातुएं जल से क्रिया करती हैं, जैसे सोडियम को जब जल में डाला जाता है तो ये सर की आवाज़ के साथ उसमें घूमने लगता है और जल जाता है। जैसे यहाँ पे अभिक्रिया दी हुई है 2Na+H2O 2NaOH+H2। वही मैग्नीशियम जो है वो जल से धीमे
ठंडे जल में मंद अभिक्रिया करता है, जबकि गर्म जल या जल वाष्प से अत्यधिक तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। उसी प्रकार जल से अभिक्रिया हम लोहे का भी देख सकते हैं। लोहे में जंग का लगना लोहे का जल से अभिक्रिया ही है, वह ऑक्साइड बना लेता है। सामान्यतः अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। अम्ल के साथ अभिक्रिया, अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करती हैं और हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। हम धातुओं से निर्मित बर्तनों को जब दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं तो इन बर्तनों में ऐसे भोज्य पदार्थों का उपयोग नहीं करते हैं जिसमें अम्ल हो, क्योंकि ये अम्ल जो हैं वो धात्विक बर्तन से क्रिया कर विषैले पदार्थों का निर्माण करती हैं। इसलिए कहा जाता है कि खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। धातु का धातुओं द्वारा विस्थापन, देखिए, अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की एक छड़ घुसाते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आयरन जो है वो कॉपर में घुलने लग जाएगा और कॉपर जो है वो छड़ पे एक परत चढ़ जाएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि आयरन जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए वह कॉपर को हटाकर आयरन जो है वो कॉपर का स्थान ले लेता है। यहाँ विक्रिया देख सकते हैं, CuSO4 प्लस Fe करेंगे तो FeSO4 बना लेगा और कार्बन को अलग कर देगा। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के तत्व या धातुएं जो अधिक क्रियाशील होती हैं वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती हैं। जो धातु जितनी क्रियाशील होगी वह उतनी ही तीव्रता से पानी और वायु से क्रिया करती है। सोडियम इतना अधिक क्रियाशील है कि इसे पानी तथा वायु की क्रिया से बचाने के लिए केरोसिन में रखा जाता है, जबकि दूसरे छोर पर सोना है जो लगभग निष्क्रिय है और पानी तथा वायु से क्रिया नहीं करता, वह तो अम्ल से भी क्रिया नहीं करता है।